चलिए क्लास नोट्स निकाल लें जल्दी से। करें, शुरू करें। चलो, न्यूक्लियर फिजिक्स हमने 5-10 मिनट चर्चा करी थी उस दिन, और अब न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ेंगे। ये मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट हिस्सा है। इसके बाद एक्सरे है, पर एक्सरे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे तो सही 1.5 लेक्चर में, पर सवाल अगर पिछले 15 साल में बात करें तो एक्सरे के 3 प्रश्न आए हैं, क्योंकि ना एक्सरे एनसीईआरटी की थ्योरी में है ही नहीं, बस बैक क्वेश्चन में एक सवाल दे रखा है, तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे पूरा। तो देखा जाए तो न्यूक्लियर फिजिक्स ये चैप्टर का लास्ट हिस्सा है, लगभग 3.5 लेक्चर का है टॉपिक। बहुत अच्छे से पढ़ना है। 3 ईएलपी पर इस पर बेस्ड है, बड़ा टॉपिक है, अपन को सारी बातें इसकी सीखनी है। तो लास्ट टर्न पे मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। केवल इकलौता एक ही फॉर्मूला पढ़ा था। आज न्यूक्लियर फिजिक्स अपने पूरे पेस पर हम आगे बढ़ाएंगे। एक लास्ट सवाल रह गया था, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर अपन चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 2-3 बार एक बार बोल लीजिए। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसमें ये रेडियस है किसकी? न्यूक्लियस की। आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो R1/R2 बराबर A1/A2 की होल पावर 1/3। बिंदास देखो, 1 का मतलब होता है पहला, तो पहले कौन है? ऑस्मियम। ऑस्मियम का कितना बताइए? 189। दूसरे का पता नहीं, A2। पहले की रेडियस R, दूसरे की। ये लिखना सीखिए। यकीन मानिए लगभग 50 से 60% सवाल यही होते हैं, चाहे ग्रेविटेशन में बने, चाहे थर्मोडायनेमिक्स बने, कंडक्टिविटी बने। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर ये रेशियो लेना आना चाहिए। इससे भागे नहीं, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। प्रोपोर्शनल है तो यहां 1/2, यहां 1/2। पहले की रेडियस R, दूसरे की रेडियस R/3। R से R कटेगा, 3 घूम के कहां जाएगा? ऊपर। दोनों तरफ क्या कर दो? क्यूब। दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब 27, 189/A2। क्यूब करेंगे तो 1/3 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो A2 बराबर 189/27 कितनी बार जाएगा? 7 बार। देखिए 7 किसका मास नंबर है? लिथियम का। तो आंसर होगा 7 लिथियम। ऑप्शन थे या नहीं थे इस सवाल में? थे ऑप्शन। बोलिए क्या आगे बढ़े? जल्दी से लिख लें, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए फटाफट, फिर पढ़ना है आज काफी सारा। न्यूक्लियर फिजिक्स की 3 ईएलपी है, तो रोज टारगेट रखिएगा, आज जितना पढ़े आज की ईएलपी आज खत्म, कल पढ़े कल की ईएलपी कल पूरी। 3-3.5 लेक्चर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स बढ़िया तैयार हो जाएगा, शानदार लेवल का। चलो करें, आगे बढ़े। तो मैं नोट लगा के एक बात लिख देता हूं जो हमने अभी पढ़ी। पहला, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R is proportional to A की पावर 1/3। नोट लगा के बातें लिख देता हूं ताकि चैप्टर एक बार फ्लो में आ जाए।
रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ए भाइयों ए पता होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 56 Fe26, 7 लिथियम 3, 4 He2, 12 कार्बन 6। ए क्या होता है? ए ऊपर वाला नंबर, मास नंबर। इसका ए 56, इसका ए 7, इसका ए 4, इसका ए 12। इसके बिना काम नहीं चलेगा। है बहुत 11वीं क्लास की बहुत छोटी सी बात है, पर नहीं समझ में आएगी, प्रश्न अटका रहेगा। ऊपर वाला कहलाता है ए मास नंबर, और नीचे वाला क्या कहलाता है? जेड। 26, 3, 2, 6। ये तो मतलब यूं आना चाहिए, अरे सर इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। और तीसरा पॉइंट, मास ऑफ द न्यूक्लियस कल सिखाया था, m इंटू ए। याद करिए लास्ट टर्न पे कैसे सिखाया था। 10 लोग हैं, एक का मास m है, टोटल मास 10m। 20 लोग हैं, 20m। 28 लोग हैं, 28m। और a लोग हैं, a(n)(2)m। याद आया? तो याद रखें, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a। ए के बिना काम नहीं चलेगा। ए मास नंबर कहलाता है। कल फिर सिखाऊंगा मास नंबर। ऊपर वाले नंबर को मास नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नोट डाउन कर लें। बढ़ू आगे। चौथा पॉइंट लिखिए, जल्दी आओ। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। भाई ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 से 4 बार ये पेपर में आ चुका है। पेन पेंसिल छोड़िए, फोकस करिए। यकीन मानिए, क्लास में फोकस करने से आधी बीमारी तो क्लास में खत्म हो जाती है। अगर कंटेंट बढ़िया समझ में आ जाए, घर जाके न्यूमेरिकल करने में दिक्कत कम आती है। तो अभी पूरा ईयर लॉन्ग है, केवल एक प्रॉमिस करना है, क्लास में अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा रखना है। तो काफी बातें तो क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी, घर जाके न्यूमेरिकल करिए। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखना। डेंसिटी बोलो, डेंसिटी होता क्या है? मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? न्यूक्लियस की। तो मास किसका? न्यूक्लियस का। अभी पढ़ा था मास ऑफ द न्यूक्लियस m इंटू ए। लास्ट पॉइंट देखो, वॉल्यूम, न्यूक्लियस स्फीयर है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर अभी पढ़ा था, r0 a की पावर रखो m इंटू ए 4/3 पाई, इस r की जगह r0 a की पावर 1/3 क्यूब। ध्यान से देखना, m इंटू ए 4/3 पाई r0 का क्यूब 1/3 का क्यूब ए से। ध्यान दो, आंखें खोलो। 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r0 कांस्टेंट, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन भी। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। भाई ये बहुत बार पूछा जाता है। डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, रेडियस कर रही है। इस बात को थोड़ा सा समझो। मास नंबर बदलेगा तो रेडियस भी। लिथियम की रेडियस अलग है, एल्यूमिनियम की अलग, ऑस्मियम की अलग, लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, सबकी रेडियस। बट पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट। ये बहुत जबरदस्त बात है। चाहे लिथियम का न्यूक्लियस हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे फेरस का हो या एल्यूमिनियम का हो, सबकी न्यूक्लियस की डेंसिटी, क्योंकि वो मास नंबर पे डिपेंड ही।
तो ये बहुत जबरदस्त बात है। डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, density of all nuclei is same. It does not depends on mass number. It does not depends on mass number. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। ये लिखने का तरीका होता है ए की पावर 0। ए की पावर 0 मतलब ए पे डिपेंड ही नहीं करती। बोलो। बढ़ो आगे। दो तीन बार दिमाग में बैठा लो। डेंसिटी का रेशियो पूछेगा, हमेशा 1:1 आएगा। ध्यान दो, हमेशा 1:1 आएगा, क्योंकि डेंसिटी तो सबकी कांस्टेंट है, सेम है। इसको अगर आप सॉल्व करो तो कुछ किताबों में लिखा भी होता है, जो डेंसिटी आती है वो आती है 10⁻17 ऑर्डर की। कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछता, बस ऐसी जनरल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन याद करनी हो तो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इससे आइडिया लगता है। आप विज्ञान पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करा करो। पानी की डेंसिटी होती है 1000 बोले तो 10⁻3। इसकी डेंसिटी है 10⁻। इसका मतलब कल्पना करिए कि न्यूक्लियस कितना छोटा है, कितना डेंस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने पास पास हैं। डेंसिटी मतलब समझते हैं? जैसे सरल एग्जांपल है पॉपुलेशन डेंसिटी। गांव में 15 किलोमीटर का गांव है, बहुत लंबा चौड़ा, उसमें लोग कम हैं। पर वही शहर आ जाए, कोटा आ जाए, राजीव गांधी नगर आ जाए, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में ही बच्चों की संख्या, पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा। तो आप क्या कहोगे? राजीव गांधी नगर में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। गांव में वहां जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है। बड़े बड़े घर हैं या जनसंख्या वहां गांव में कम है, एरिया ज्यादा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक आइडिया लीजिए, विज्ञान पढ़ रहे हो, थोड़ा इमेजिनेशन करो, कॉपी भरने में मत रहो। अच्छा 10⁻17 तो आना चाहिए, 10⁻17 यार, ये तो जबरदस्त हाई डेंसिटी है। इतनी हाई डेंसिटी का मतलब है न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो उसके अंदर रह रहे हैं वो बहुत बहुत पास पास रह रहे हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्या बात क्लियर है क्या? कोई इस पे प्रश्न नहीं है, पर विज्ञान की अप्रोच तो हमें सीखनी चाहिए, वो जरूरी है। बोलो, क्वेश्चन करें एक? लिखिए पहला सवाल। पहला क्वेश्चन लिखिए। टू न्यूक्लियाई having mass number 64 and 125 respectively calculate, पहला पार्ट, ratio of radii of their nuclei। दूसरा, ratio of density।
दोनों क्वेश्चन लिख लें। अब बार बार ध्यान से दिमाग में बैठाएं, R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। भाई 10-15 बार लिखेगा, याद होगा। क्वेश्चन करेंगे ना आज, 15 क्वेश्चन का होमवर्क मिलेगा, फॉर्मूला लगाएगा, याद हो जाएगा। घबराना थोड़ी ना होता है, एकदम दिमाग में क्लियर करो। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की रेडियस का फॉर्मूला R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, जहां A क्या बताता है, मास नंबर। हो गया खत्म। तो R1 बटे R2 बराबर A1/A2 की पावर 1/3। A1 64, A2 125, 64 का क्यूब रूट 4, 125 का। मजे की बात, दूसरे का आंसर, मजे की बात, दूसरे का आंसर 1:1। और हिंदी में एक बार और लिख लिया जाए तो मजा आ जाए, डेंसिटी तो मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती। भाई ने यूं ही दे रखा है 64 और 125, उसका डेंसिटी के लिए कोई यूज नहीं है। डेंसिटी तो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती। बोलिए, क्या आगे बढ़े? अच्छा सवाल है, इसको बॉक्स में डाल लीजिए। सवाल कठिन नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस अकेले सवाल से 15 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ईएलपी और मॉड्यूल के। इस प्रोफाइल से केवल रेडियस के रेशियो वाले 6 सवाल आए हुए हैं, डेंसिटी पूछा गया 3 बार। तो इस सवाल को आपने 2-3 बार अच्छे से कर लिया, 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए ईएलपी के, मॉड्यूल के, पीवाईक्यू के। तो ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट कठिन नहीं है, रिपीटेड बार बार सवाल आया है। क्या आगे बढ़े क्या? चलो, अब इस टॉपिक का सबसे खास पार्ट आज हम पढ़ेंगे, जो 3 दिन तक चलेगा। हैंग डालिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। हैंग डालिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। थोड़ी कहानी है, सुननी पड़ेगी, 2-3 बार सुनेंगे तब जाके उससे एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे। आज भी वही, कल भी यही चीज वापस सिखाऊंगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। चलो, अब सुनना, आसान है, पर एक बार सिस्टम समझ में आ जाएगा ना तो फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। पेन पेंसिल छोड़िए, बिंदास रिलैक्स होके पढ़िए। बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, ये फ्री स्टेट में थे। फ्री स्टेट का मतलब एट रैंडम प्रोटॉन न्यूट्रॉन यूनिवर्स में है। जब ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की संरचना हो रही होगी, जब यूनिवर्स बन रहा होगा, तो इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने क्या सोचा, हम अभी फ्री स्टेट में हैं, क्यों ना सब मिलकर एक घर में रहें, और उस घर को क्या बोला, न्यूक्लियस। क्यों ना हम ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की संरचना कर लें, और उन्होंने क्या बना लिया, एक न्यूक्लियस। पहले कैसे थे, फ्री, अब कैसे हो गए, बाइंड। क्या हो गए, बाइंड, और बाइंड होकर क्या बना लिया, न्यूक्लियस। अब मजे की बात क्या है वो सुनना,
इंटरेस्टिंग है, रोज सुनोगे तो बात क्लियर होगी। जैसे ये 5 पेन है, ठीक है, ये 5 पेन है मेरे पास, मैंने एक एक पेन को तराजू में तोला, 12 ग्राम पहला पेन, दूसरा 18, फिर 10, फिर 14, फिर 15, ऐसे एक एक पेन को इंडिविजुअली तोला। सुनिएगा कहानी, रोज ये कहानी सुनाऊंगा, 3 दिन में दिमाग में धीरे धीरे सेटल होगी। इन सबको जोड़ा, लगभग लगभग मान लिया 70 ग्राम आया। कितना आया? अब इन पांचों को एक साथ रखा, कितना आना चाहिए? 70 ही आना चाहिए। पर जब पांचों को एक साथ रखा तो आया 68 ही। मतलब 2 ग्राम का क्या हो गया? मास डिफेक्ट। बहुत सरल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब पढ़ोगे तो मजा आएगा। फिर सुनना, एक एक पेन को तोला, कोई 10 ग्राम, कोई 12, कोई 16, कोई 18, कोई 8, टोटल आया 70। अब आपने कहा यार पांचों को तोल दो, पांचों को तोला, आपका दिमाग सेट है, अरे सर 70 आएगा सर, टाइम पास क्या कर रहे हो, देख लो। पर जब आपने पांचों को तोला तो उत्तर आया 68 ग्राम। द क्वेश्चन अराइजेज, ये 2 ग्राम कहां गया? ये 2 ग्राम कहां गया? इसका उत्तर देता हूं तो और मजा आएगा। ये 2 ग्राम ही रावत भाटा में पावर प्लांट चला रहा है। ये 2 ग्राम ही जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही लेकर आ गया। यही 2 ग्राम कहलाता है मास डिफेक्ट। पूरा सिलेबस में है। यूरेनियम का जब फिशन होता है, सिलेबस में 2 दिन बाद पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। कहानी सुनिए ताकि एक ओवरऑल आपके पास थीम क्लियर हो। यूरेनियम का फिशन होता है, टूटता है वो बेरियम और क्रिप्टॉन में और 3 न्यूट्रॉन बनाता है। तो कायदे से मैं 1000 ग्राम यूरेनियम खरीद के लाया, फिशन हुआ, टूट के उसने क्या बनाए? बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। उन सबका वजन तोला तो वजन आया 999 ग्राम। लाए कितना था यूरेनियम? 1000। मिला कितना? 1 ग्राम। गायब 1 ग्राम। दैट गायब इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और आइंस्टीन ने बताया ये जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, E बराबर mc²। आज तक आपने 9th 10th में स्कूल लेवल पे जो पढ़ा है, टीचर्स ये सिखाते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक केमिकल में, केमिकल से पोटेंशियल, इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। पर यार एटम बम में, न्यूक्लियर बम में, तो फिर जो एनर्जी, जो तबाही आई न्यूक्लियर प्लांट में, रावत भाटा में जो बिजली पैदा हो रही है, वहां क्या हो रहा है? वहां कोई एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही, वहां जो मास डिसअपियर हो रहा है। अब कुछ कठिन शब्द काम में ले रहा हूं, मास डिसअपियर हो रहा है, वो प्रकट हो रहा है किसके रूप में? इन द फॉर्म ऑफ, एंड दिस इज कॉल्ड द मोस्ट फेमस रिजल्ट, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। भाई नाम में दम है, वापस सुनना, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब समझते हैं? मतलब मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मास डिसअपियर, एनर्जी प्रकट हो गई, एनर्जी डिसअपियर, कन्वर्टेड इनटू मास। ये इस पूरे चैप्टर का आधार है, यही पढ़ना है, E बराबर mc²। और जो सबसे सटीक शब्द है, जो एक बार में दिमाग में समझ में आता है, वो एक वाक्य है, मास का गायब होना, एनर्जी का प्रकट होना। दिस इज कॉल्ड E बराबर mc²। यही रावत भाटा में हो रहा है, यही हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। यूरेनियम जब टूटता है तो 1000 ग्राम, जैसे ये ग्लास, अलग अलग उदाहरण से क्यों नहीं समझें, इस ग्लास का वजन है 70 ग्राम। अब इस ग्लास के टुकड़े कर दिए खूब सारे, सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ोगे, तोलोगे तो वापस 70 ग्राम आना चाहिए ना यार। उसी ग्लास के तो टुकड़े करे हैं, परंतु जब टुकड़ों को जोड़कर तराजू में तोला तो मास तो 65 ग्राम ही आया।
5 ग्राम कहां गया? वाक्य क्या है? 5 ग्राम गायब, एनर्जी में प्रकट। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या कुछ कुछ आइडिया समझ में आ रहा है? वापस सुनना, अब मजा आएगा। अब फिजिक्स की भाषा बोल रहा हूं। ये सारे कौन है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इन सबको तोला, इसको तोला, कायदे से दोनों बराबर आने, परंतु इसका मास कम आया। एंड दैट मास में जो कमी आई वो किस में रिलीज हो गई? एनर्जी में रिलीज हो गई। एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। As the name suggests, binding during the binding of nucleus, न्यूक्लियस के बनते समय जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग। इसका सोर्स क्या है? कहां से आई? उत्तर है मास में कमी। तीसरी बार उदाहरण बोल रहा हूं, आइए एक बार फिर सुनिए। ये 5 लोग हैं, ये फ्री स्टेट में, फ्री का मतलब सब अलग अलग हैं। एक एक को तराजू में तोला, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम, सबको एक साथ तोला, तो वापस 70 ही आना चाहिए, पर आया 68, 68। 2 ग्राम कहां गया? ये देख, अब इस डायग्राम मजा आएगा तुझे। ये सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले फ्री स्टेट में, जब यूनिवर्स ब्रह्मांड की संरचना हो रही थी तो उन्होंने क्या बना दिया? और न्यूक्लियस बनते समय एनर्जी क्या हुई? That energy release is called nuclear binding energy, because this energy is released during the binding of the nucleus. That's why this is called nucleus binding energy. Yes or no? और इसका सोर्स क्या है? जैसे तुम्हारे मजे के सोर्स, जैसे तुम्हारे मजे के सोर्स कौन है? पिताजी। भाई तुम्हारी माँ, भाई, बहन सब मजे करते हो, पिताजी कमाते हैं। बाकी तो सब मजे मार रहे हो, पिताजी कमाते हैं। सोर्स वो है। माँ, तुम, भाई बहन तो सब तो मजे कर रहे हो, पिताजी करते हैं मेहनत दिन भर। तो सोर्स ऑफ इनकम है फादर साहब, पिताजी। उसी तरह से इस एनर्जी का सोर्स कौन है? मास में डिफेक्ट। दैट मास में डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी यूजिंग E बराबर mc²। द फेमस रिलेशन आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बोलो हाँ है क्या? नोट करना शुरू करें, आज पूरे दिन यही चलेगा। आराम से नोट करिए, चीजें समझ में आ जाएंगी ना, अलग लेवल पे आपको क्वेश्चन करने का मजा आएगा। लिखो अच्छे से, पूरा जोर लगा दें न्यूक्लियर फिजिक्स में। 3 ELP हैं, टारगेट रखो कि सर अगले 3 लेक्चर में 3 ELP करके लानी है। अपने आप हो जाएगा। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको अचीव करो, चीजों को समझो, सवाल लगाओ। खेल प्रैक्टिस का है। दिस एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और जो ये न्यूक्लियस बनता है ये स्टेबल है। इसी को कठिन भाषा में लिख रहा हूं, देखना। ये आपने ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाए, अब थोड़ी उर्दू भाषा, ध्यान देना, उर्दू भाषा। प्रोटॉन की संख्या होती है जेड, जेड प्रोटॉन, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बोलो A माइनस जेड न्यूट्रॉन। जेड प्रोटॉन और A माइनस जेड न्यूट्रॉन ने मिलकर क्या बनाया? एक न्यूक्लियाई, जिसे क्या बोलते हैं? AXZ। और इस न्यूक्लियाई बनने के दौरान एनर्जी क्या हुई? रिलीज। वही चित्र है, बस थोड़ा सा लिखने का अंदाज मस्त है। जेड प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या जेड होती है, A माइनस जेड कौन होते हैं? न्यूट्रॉन ने मिलकर एक न्यूक्लियस की संरचना करी AXZ, और एनर्जी क्या हुई? रिलीज।
और हिंदी में लिखें, जो मास में कमी आई, जो मास में कमी आई वही किसमें अपीयर हुई, अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बहुत बढ़िया शब्द है, मास का गायब होना और एनर्जी का प्रकट होना। ये वाक्य इतना जबरदस्त है कि आपको आर पार सब बातें समझा देगा, आपको कुछ नहीं रटना। हाँ सर, पावर प्लांट में भी यही हो रहा है, 2 दिन बाद हम पढ़ेंगे, सिलेबस में है। मास गायब होगा और वो मास किस में बदल जाएगा, एनर्जी में। मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये और अच्छा वाक्य है, मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास भी किसका रूप है, एनर्जी का। मास डिसअपियर, एनर्जी प्रकट। मास इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिख लीजिए, मास का डिसअपियर होना और एनर्जी का प्रकट होना। मास का डिसअपियर होना, एनर्जी का प्रकट होना, एंड मास इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सारे ऐसे सेंटेंस लिखवा दिए हैं कि आप 3 महीने बाद भी कॉपी पढ़ोगे तो आपको पूरी कहानी क्लास की याद आ जाएगी कि सर ने क्या क्या उस समय समझाया था। क्या आगे बढ़े, चलिए क्लियर है। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, आराम से पढ़ लो। एक बार सरल भाषा में वापस बोल देता हूं। पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फ्री स्टेट में थे। जब यूनिवर्स की संरचना हो रही थी, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने सोचा आओ एक घर बना के रहें। दैट घर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इस दौरान एनर्जी क्या हुई, रिलीज। दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ दिस एनर्जी इज डिसअपियरेंस ऑफ मास। डिसअपियरेंस ऑफ मास। जैसे ये पेन ऊंचाई पे था, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुई, तो इस काइनेटिक का बैकग्राउंड कौन है, पोटेंशियल। तो इस एनर्जी का बैकग्राउंड म्यूजिक कौन है, मास का डिसअपियर होना। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। क्या आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो 3 बार पेपर में आया, वो इसी फॉर्म में आता है। न्यूमेरिकल में आता है ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, तो इसी फॉर्म में आता है। मैं एक बार आपको पहले समझाता हूं, पेन पेंसिल छोड़िएगा। एक न्यूक्लियस है AXZ, इसका जो ऑब्जर्व्ड मास है वो आपको M गिवन है, जिसे हमने बोलते हैं ना तराजू से तोला। तराजू से तोला एक बहुत सरल और देसी भाषा है। सही में तो ये स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रैक्टिकल होता है, वहां से निकल के आता है, अपने सिलेबस में नहीं है। तो ऑब्जर्व मास मतलब तराजू से तोलने पर कितना आया, M। आपसे पूछा गया है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी। अब सभी लोग बोर्ड पे देखो कैसे करना है, फिर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। सभी लोग बोर्ड पे देखना, तरीका यहां से पकड़ में आएगा।
AXZ, चिल्लाओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, याद आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A माइनस जेड। मैं चाहता हूं इनका थ्योरेटिकल मास मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल, खुद सोचना, थ्योरेटिकल, प्रोटॉन की संख्या जेड, एक प्रोटॉन का मास एमपी, न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड इंटू एक न्यूट्रॉन का मास, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल मास। कैसे निकाला, तो 4 पेन थे, 3 पेन थे, देख लिया, अच्छा नीले नीले जितने पेन थे उनका मास, रेड रेड पेन उसका मास, पेंसिल उसका मास, ये सब क्या कहलाएगा, थ्योरेटिकल मास। और तराजू में तोलने पर मास यही आया या अलग आया, क्यों अलग आया, मास में कमी, दैट मास में कमी इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। बताइए मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व। कुछ बातें और बोलता हूं ताकि दिमाग में आपको थोड़ी बातें समझ में आए। जोड़ बाकी गुणा भाग करने से जो मास निकल कर आएगा वो तो है थ्योरेटिकल मास। ऑब्जर्व्ड मास तो हमेशा प्रश्न में दे रखा होगा, क्योंकि वो किससे निकल के आता है, प्रैक्टिकल से। आपके और मेरे बस की बात नहीं। हम जो गुणा भाग जोड़ बाकी करेंगे उससे क्या निकल के आएगा, थ्योरेटिकल। परीक्षा में प्रश्न में क्या गिवन होगा, ऑब्जर्व, दोनों को घटा दोगे मास डिफेक्ट। थ्योरेटिकल चिल्ला जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड माइनस ऑब्जर्व्ड बड़ा एम, एंड दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और आपसे पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी बताइए, तो हम सभी जानते हैं एनर्जी बराबर होता है mc स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम कितना आया था, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू माइनस सीधा याद करोगे कभी नहीं हो पाएगा, तरीका सीख लोगे तो बहुत आसान लगेगा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। प्रोटॉन की संख्या जेड इंटू प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड इंटू न्यूट्रॉन मास, दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल मास। मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए, तराजू में तोलने पर कुछ अलग दिखा, दैट अलग दिखा इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मास, और जो कमी आई मास डिफेक्ट। लिखो, ये बातें क्लियर होंगी ना तो प्रश्न करने में क्या थोड़ा मजा आएगा आपको, कि हाँ यार मुझे ना बेसिक कहानी सर क्लियर हो रही है, क्वेश्चन कोई अटकेगा ही नहीं। जल्दी आए। करूं नेक्स्ट स्लाइड लगा दूं, जल्दी आओ। ऑब्जर्व मास हमेशा प्रश्न में दे रखा होगा, हम नहीं निकाल सकते। जोड़ बाकी गुणा भाग करने से जो मास आता है वो थ्योरेटिकल मास होता है, दोनों को घटाते हैं तो मास डिफेक्ट आता है, और ये mc स्क्वायर से किसमें तब्दील हो जाता है, एनर्जी में, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कर दूं नेक्स्ट, जल्दी आओ। हाँ कोई बात नहीं, घर पे लिख लेना।
देख लो भाई, स्लाइड में कुछ रह गया तो फटाफट आओ, जल्दी से देख लो। करूं? अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये ज्यादा पूछा गया है, जो क्वेश्चन कराऊंगा वो कभी नहीं आया, एनसीईआरटी में दे रखा है, बोर्ड में आता है, नीट में क्यों नहीं आया आप खुद देखना उसका क्या कारण है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, पहला पार्ट मास डिफेक्ट, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी, तीसरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तीन पार्ट निकालने, क्या क्या दे रखा है। न्यूक्लियाई है 12 कार्बन 6, मास ऑफ प्रोटॉन ये है 1.007825, मास ऑफ न्यूट्रॉन। बिल्कुल मत घबराइएगा, आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, पर दिक्कत नहीं है। पर एनसीईआरटी में दे रखे हैं सॉल्व्ड में, अनसॉल्व्ड में, इसलिए एक करना जरूरी है, इसलिए मैंने ईएलपी में भी दिया है। एक तरीका सीख लें बस। पहले तो मुझे बताइए, ये जो ऊट पटांग दे रखा होता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मास, ये हमेशा प्रश्न में दे रखा होगा। आप जो जोड़ बाकी गुणा भाग करके निकालोगे वो क्या होगा, थ्योरेटिकल मास। कैसे करना है मैं सिखा देता हूं, पहले आप नोट कर लीजिए। देखें, एक बात सभी लोग बोर्ड पे देख लीजिए, 12 कार्बन 6, मैंने आपको उस दिन भी सिखाया, आज फिर सिखा रहा हूं, ऊपर वाला ए, नीचे वाला, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हर बार क्यों अटकते हो, एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ ए माइनस जेड, 12 माइनस 6, सही है। अब मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई न्यूक्लियस का मास बताओ, आप क्यों फॉर्मूला रटते हो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना। कितने प्रोटॉन, 6, एक प्रोटॉन का मास एमपी, तो 6 प्रोटॉन का मास आ गया, प्लस कितने न्यूट्रॉन, 6, एक न्यूट्रॉन का मास, तो एमपी आपको दे रखा है 1.007825, एमएन आपको दे रखा है 1.008665। कैलकुलेशन करके, गुणा भाग करके जो मास निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल मास। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा है। 6 लोग थे, प्रोटॉन के मास से गुणा कर दिया, न्यूट्रॉन 6 थे, न्यूट्रॉन के मास से गुणा कर दिया। बोलिए क्लियर है, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बताइए कितना आ रहा है। सभी बैठ गए, करो सॉल्व करो, ऐड करके बता दो दोनों। एक बार सब लोग कर लो, एक बार करना जरूरी है, एनसीईआरटी में, ईएलपी में, मॉड्यूल में, सब जगह सवाल है ये। एक बार हाथ से करके रख लोगे ना,
तो काम सही रहेगा। जिसको कंफर्म हो कि मैंने सही किया वो हाथ खड़ा करके बताए। हाँ तेज बोलिए। टोटल मास 12 पॉइंट, तेज बोल, 09890। देखो तो बाकी सब लोग सही है क्या? जो यस मिला रहे हैं उन्होंने तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया है। आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या? देखो तो लिख दे ऑन सॉल्विंग वी गेट। हाँ पूरा नहीं हो पाएगा। ऑन सॉल्विंग वी गेट। किसी का नहीं आएगा ये? आ रहा है? अब खुद देखो, ये थ्योरेटिकल है, ऑब्जर्व्ड इससे कम है, इसका मतलब मास क्या हो गया? डिसअपियर। प्रश्न को कॉपी भरने के अंदाज से मत सीखो, थोड़ा उसमें अपना दिमाग लगाओ। यार ये ज्यादा है, ये कम है, जबकि ये ज्यादा है, होना भी चाहिए था। थ्योरेटिकल मास हमेशा ज्यादा होता है और मास में क्या आती है? कमी। तो बताइए डेल टाइम कितना आएगा? 12.09894 माइनस 12.0000 कितना आएगा डेल टाइम? 0.09894 AMU। AMU। अब कईयों को ये नहीं पता सर ये AMU क्या नाटक चल रहा है। आप लिख रहे हो तो हम भी लिख रहे हैं, पर ये AMU होता क्या है? कई तो बोल ही नहीं पा रहे, गला टक रहा है। एक बार बोल लो AMU। AMU देखो बोल लिया ना, यूं ही घबराते रहते हो तुम। AMU एटॉमिक मास यूनिट। चलिए बढ़ूं क्या आगे? अब ये किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। अब सुनना, एक नई बात सिखाता हूं, फिर इसको कंटिन्यू करूंगा, आप भी बीच में इसको बॉक्स बना के डालना। कायदे से तो जो मास डिसअपियर होता है वही तो किस में बदल जाता है? एनर्जी में। ये इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है। 3 दिन ये मैं बात 50 बार बोल दूंगा आपको। मास का गायब होना, एनर्जी में प्रकट होना। माना मेरा मास डिफेक्ट है 1 AMU। 1 AMU। इसको जब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको याद होगा 1 AMU में होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो आप कहोगे सर सीधा है, बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या होगा? MC स्क्वायर। M 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, C 3 इंटू 10 की पावर 8 होल स्क्वायर। कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला जब सॉल्व किया जाता है तो उसमें ऐसा ही सिस्टम में रखते हैं और उत्तर भी ऐसा ही सिस्टम में आता है। एनर्जी की यूनिट जूल, पर मुझे चाहिए थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में चाहिए थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसी को याद है क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 931.5 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की पावर 6 को शॉर्ट में लिख देते हैं 931.5। सर ये नाटक क्या है? ये नाटक आपको करना नहीं है कभी भी परीक्षा में। अब जो मैं वाक्य बोल रहा हूं वो काम का है कि जब जब एक AMU एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो सीधा बताओ कितना उत्तर आएगा? 931 पॉइंट। इसको अलग अलग तरह से वाक्य में बोलो। एक AMU मास गायब होगा तो कितनी एनर्जी प्रकट करेगा? 931 पॉइंट। इससे फायदा क्या हुआ पता है?
हर बार इतनी नाटकबाजी नहीं करनी। कल को मास डिफेक्ट आया 0.03 और मैं आपसे एनर्जी पूछूं, आप सीधा 0.03 को किससे गुणा करके रख दो, 9 से 31 पॉइंट, सीधा उत्तर आ जाएगा। क्योंकि आपने एक एएमयू की ऊर्जा सॉल्व कर ली। मैं आपको कहूंगा 10 एएमयू, 10 से गुणा कर दो। मैं आपको कह दूं 18 एएमयू, 18 से गुणा कर दो। मैं आपको बोलूं 0.03 एएमयू, 0.03 से गुणा कर दिया। पहले आप इसको लिखो, फिर एक बार और समझाता हूं। इसको अलग से बॉक्स में डाल देना, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। फिर वापस सवाल की तरफ आऊंगा, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। इस बात को फिर धीरे धीरे और बताऊंगा अभी। ये कैलकुलेशन नहीं करनी, एक बार करके दिखा दी। अब इसको 2-3 बार बोलकर अपने दिमाग में सेट करो कि अगर एक एएमयू गायब होता तो कितनी ऊर्जा प्रकट होती, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो ये कितना अच्छा लिखा है, 1 एएमयू व्हेन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कितनी एनर्जी प्राप्त होगी, 931.5। फिर लिखा एग्जाम्पल, कल को मास डिफेक्ट 0.03 आएगा। अब मुझे एमसी स्क्वायर नहीं लगाना, सीधा किससे गुणा कर दिया, 931.5, आंसर आ जाएगा सीधा। बढ़ू, चलिए अब फिर से सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ था, सवाल पूरा नहीं हुआ था। चलो कर दूं, नेक्स्ट कर दूं क्या बच्चों, जल्दी आ जाओ बराबर फटाफट। चैप्टर बहुत आसान है, आज 15 सवाल लगाने हैं, बस बात खत्म। घर जाके 15 सवाल लगा लिए, आज का लेक्चर तैयार। फिर कल की कल देखेंगे, कल फिर पढ़ेंगे, फिर 15 सवाल तैयार करेंगे। 3 दिन पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स तैयार। चलो अब इस सवाल की तरफ आ रहा हूं, ठीक है, तो लिख देता हूं। अब क्वेश्चन पर वापस आ रहे हैं। हाँ जी, मास डिफेक्ट कितना आया था बताइए, मास डिफेक्ट आया था 0.098940, 0.098940। ये पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। दूसरा पार्ट में क्या पूछा है बताओ, एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर mc स्क्वायर। फॉर्मूला तो सही है पर मत लगाओ, पूछो क्यों, क्योंकि हम ये मेहनत कर चुके हैं। सीधा सीधा इसको किससे गुणा कर दें, 931.5 से। हर बात लिखो, फॉर्मूला एमसी स्क्वायर सही है पर लगाने की आवश्यकता, सीधा 931.5 से गुणा कर दें, अपने आप आपके पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी।
0.09 ही मान लीजिए मोटा मोटा। ये बी पार्ट का आंसर। तीसरे पार्ट में क्या पूछा बताओ? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब ए से डिवाइड करना। 12 कार्बन 6 का ए बताओ। 12 कार्बन 6 का ए 12। मैंने आपको कहा था पेपर में कभी नहीं आया, कारण आपको समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है कि जो 1 मिनट में हल की नहीं जा सकती, इसलिए एग्जामिनर ये ना देकर ये वाला सवाल देता है। काम इसमें भी वही किया आपने, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन का मास, दोनों को घटाया और एनर्जी। पर ये 1 मिनट में किया जा सकता है, इसलिए 2 बार आया है। सवाल ये भी वही है, गुणा किया, जोड़ा, घटाया, गुणा किया, आंसर आया। पर ये 1 मिनट में हल नहीं होता, इसलिए 15 साल में कभी नहीं आया। बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी में तो वहां समय की कमी नहीं है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। एक सवाल इसलिए करा दिया ताकि एनसीईआरटी पढ़ें, देखें, तो आना चाहिए कि हाँ यार इस तरह का सवाल एक गुप्ता सर ने कॉपी में करा रखा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आगे बढ़ सकते हैं? देख लीजिए, सारे पार्ट मिला लीजिए, ए बी सी। ये ए से डिवाइड किया, इसे बोलते हैं, नाम बोलिए, इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या आगे बढ़े क्या? जल्दी आइए, लिखिए नॉलेज बूस्टर। इसको खत्म कर दीजिए, ये सवाल पूरा हो चुका है, अब कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखिए नॉलेज बूस्टर। चलो सुनना, ये भी बढ़िया चीज है, बोर्ड से लिख लें। एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? क्या ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? इसको एक उदाहरण से समझिए, बहुत बढ़िया दिमाग में बैठेगा, और खुद उत्तर देने की कोशिश करिएगा। दो परिवार हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। दोनों परिवार की मंथली इनकम
1 लाख रुपए महीना है, काफी अच्छी है। दोनों परिवार की मंथली इनकम 1 लाख रुपए महीना है। मेरा प्रश्न बच्चों ये है, कौन से परिवार का लाइफ स्टाइल, जीवन शैली या जीवन बढ़िया स्मूथली किस परिवार का अच्छा जा रहा होगा? फैमिली ए या फैमिली बी? आप कहोगे यार दोनों के 1 लाख रुपए ही तो आ रहे हैं, मजे कर रहे होंगे यार। कहानी पूरी सुनिएगा। फैमिली ए कंबाइंड फैमिली है, दादा दादी, माता पिता, बच्चे, चाचा चाची सब हैं। जबकि फैमिली टू एक न्यूक्लियर फैमिली है, जिसमें माता पिता और एक बच्चा है। अब आप सुनना, मजाक गप्पे में लेना है तो बात अलग ही है, वो तो फिर अंतहीन है। पर आप सुनना, दोनों परिवार की कमाई तो 1 लाख थी, पर पहले परिवार में सदस्य 10 थे, तो 1 लाख बटे 10, प्रति व्यक्ति 10,000 रुपया मिला। जबकि फैमिली टू में 3 मेंबर थे, तो उस 1 लाख का बंटवारा 3 में होगा। तो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल किसका बेहतर हो सकता है? फैमिली टू का। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इससे समझिए। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी एक नजर में इसकी दिख रही है, यार इसकी 28 है, इसकी 35 है, यार ये मस्त होगा, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है इसकी। इंपॉर्टेंट बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, उस एनर्जी में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ए। तो प्रति व्यक्ति कितनी एनर्जी आ रही है, इसकी निकालिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 28 बटे 4, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी निकालिए 35.5 बटे 7, लगभग 5। तो किसको तोड़ना कठिन है? इसको, क्योंकि इसके प्रति मेंबर कितनी एनर्जी मिल रही है? 7। ये 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा हुआ है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो स्टेबल कौन? ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? तो आंसर है स्टेबल कौन है? 4He2। कारण बताइए। क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। यहां 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, आपको इस कहानी को वापस समझाता हूं, और आप बोलिए कि इसके एक मेंबर को न्यूक्लियस से तोड़कर बाहर निकालने के लिए 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, जबकि इसके एक मेंबर को निकालने के लिए 5। इसको निकालना कठिन है, क्योंकि इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट, दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। दिखने में तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा थी, मुद्दा बाइंडिंग एनर्जी का नहीं है मेरे बच्चे। प्रति व्यक्ति कितने रुपए मिल रहे हैं? कमाई तो 1 लाख थी फैमिली वन की, परंतु उसमें 10 लोगों का हिस्सा हो रहा था, तो एक के हिस्से में तो पैसा कम आ रहा था ना भाई। यस और नो? तो फाइनल बताइए आंसर क्या? स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या? बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? तो इसको ऐसे काट दीजिएगा, इसको सही कर दीजिएगा, और सरल भाषा में लिख लीजिएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी मींस ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक मिनट का ब्रेक, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में सेटल डाउन करिए, एक बार मैं और समझाता हूं, फिर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा डिस्कशन करिए अपने आप कि यार प्रति न्यूक्लियन
वहां से निकालकर बाहर तोड़ने के लिए 7 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, मतलब वहां पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इट मींस उसको तोड़ना कठिन है, मुश्किल है, दैट्स वाई उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूं। पानी पी लीजिए, 1 मिनट रेस्ट कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वो लिख लेना, ज्यादा स्टेबिलिटी मींस ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चलो बोलो। अब थोड़ी बातें इंटरेस्टिंग है भाइयों, अगले आधे घंटे, और यहां से सवाल भी जबरदस्त बनते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करना। हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको कार्बन का निकाल के सिखाया, मास डिफेक्ट निकाला, बाइंडिंग एनर्जी निकाली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला, ये केवल एक एलिमेंट का आपने किया। वैज्ञानिकों ने पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के लिए काम कर लिया, हर एलिमेंट का। एक तो आपने कर लिया 10 मिनट में, उन्होंने सारे एलिमेंट का क्या निकाल ली, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और उसको फिर प्लॉट किया। जब प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया। ये कोई रिलेशन स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल उससे नहीं बना है, ये वैल्यू निकाल निकाल के बना है। सबकी वैल्यू को क्या करा, प्लॉट, और ऐसे ग्राफ को मिला दिया। हर एलिमेंट अलग अलग जगह है, यहां है ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, यहां बैठा है 4He2 एंड सो ऑन, सबसे ऊपर बैठा है 56Fe26, और यहां वाली एनर्जी है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां बैठा है आपका यूरेनियम। आपको याद नहीं करना है, पहले आप बनाइए, फिर मैं बताता हूं इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे। वो कंक्लूजन हमारे सिलेबस में है। वापस बताता हूं, ये कर्व कोई रिलेशन से नहीं बना है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला से नहीं बना है, ये एनालिटिकल कर्व है, वैल्यू सॉल्व कर करके बनाया गया है। जैसे कार्बन का आपने सॉल्व किया, पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट का सॉल्व करने के बाद इसकी प्लॉटिंग की गई है। यहां कौन है, यहां बताइए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बड़े जबरदस्त बातें हैं, और 3 सवाल इसमें मैं आज कराऊंगा, और इसके बाद ये आज का लेक्चर पूरा होगा। 15 प्रश्न होमवर्क में है।
क्या लिख लिया? कोई आपको याद नहीं करना है कौन हीलियम, कार्बन, ये क्या है, कुछ याद नहीं करना है, केवल कंक्लूजन बताऊंगा वो हमें समझने हैं। पहला कंक्लूजन, सबसे टॉप पे कौन बैठा है? Fe। क्या मतलब है इसका? Fe सबसे ज्यादा स्टेबल है। कारण क्या है? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मस्त बोलना, हर बच्चा बोलो ना, हम सबका फिजिक्स पे अधिकार है। ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी मेरे बच्चों, उसकी स्टेबिलिटी भी। बता, सबसे ज्यादा कर्व में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फेरस की। तो पहला कंक्लूजन, फेरस सबसे ज्यादा स्टेबल है। यस और नो? पहला कंक्लूजन चिपका दे। 56 Fe26 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल। पहला कंक्लूजन, परीक्षा का पहला सवाल। आराम से एक एक पॉइंट मत समझिए, खुश होकर। क्यों स्टेबल है, कारण बताइए, खुद बोलिए। उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, पर न्यूक्लियन। अब सीखना, मजे आएंगे भाइयों। छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं, सभी लोग बोर्ड पे देखना, थोड़ा जूम कर रहा हूं, दो दो तीन तीन बार समझाऊंगा, जब आ जाए तब बताना। देखना, ये कौन है? ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये कहलाते हैं लाइटर न्यूक्लियाई, हल्के न्यूक्लियाई। ईमानदारी से बताइए, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है या ज्यादा है? कम है। ग्राफ देखना भाई, तू तुक्के क्यों मार रहा है? इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब ये लेस स्टेबल है। कहानी पूरी नहीं हुई। तो ये क्या करते हैं? दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन शो करते हैं, और फ्यूज होकर क्या बना देते हैं? हीलियम। क्या बनाते हैं? ताकि क्या बन सके? स्टेबल। प्रकृति में कोई भी रिएक्शन अपने आप होती है तो उसके पीछे कारण क्या है? टू गेन स्टेबिलिटी। इसको फोकस करिए, तीन तीन बार बोलिए कि आशीष सर, ये लाइटर न्यूक्लियाई है, इन्होंने जुड़कर हीलियम बनाया। बता, हीलियम की ऊर्जा ज्यादा है या कम है? इसका मतलब इनको फ्यूजन में फायदा है या नुकसान है? क्यों फायदा है? फ्यूज होकर जो नया नाभिक, जो नया न्यूक्लियस बना, उसकी स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये क्या शो करते हैं? फ्यूजन। लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियाई विच इज मोर स्टेबल। अगला पार्ट सुनियो और मजा आएगा यार। यहां तक तो बात समझ में आ रही थी, एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, पर इसके बाद एनर्जी, इसका मतलब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? पूछो क्यों? इसकी बाइंडिंग एनर्जी फेरस की तुलना में कम है। अब ये क्या करता है? ये टूटता है, जिसे बोलते हैं फिजन। फिजन करके ये क्या बनाता है? बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम क्रिप्टॉन का मास नंबर 235 से कम है, वो कहीं यहां होंगे। सोच के बताइए, उनकी एनर्जी इससे ज्यादा है या कम है? इसका मतलब फिशन करने से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो बताइए, हैवी न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई
क्या शो करते हैं? फिजन। क्यों? ताकि स्टेबिलिटी को गेन किया जा सके। छोटे न्यूक्लियाई भी क्या शो करते हैं? फ्यूजन। दोनों में स्टेबिलिटी गेन होती है, दोनों में ही स्टेबिलिटी गेन होती है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? एक बार नोट करिए जो मैंने मार्किंग करी है, जो मैंने मार्किंग करी है सब नोट कर लीजिए। तो जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, एनसीईआरटी इसको कहता है लो मास नंबर, इसे बोलते हैं लो मास नंबर, जिनका मास नंबर कम है। हैवी न्यूक्लियाई, जिनका मास नंबर ज्यादा है। सारी बातें लिख लीजिए, ये सब असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनेंगे जो कि मैंने सारे एनसीईआरटी से उठाए हैं। फिर एक बार वापस से समझाता हूं, फिर 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे, इसमें आपकी बात क्लियर हो जाएगी। सब कुछ लिख लो, यहां से थ्योरेटिकल प्रश्न बनेगा। आज घर जाके पढ़ाई करनी है, खाना खाकर 1 से 1.5 घंटा पहले कॉपी पढ़ो। इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, यही तो मजा है ना। इसके लिए तुम्हें मैकेनिक्स चाहिए, ना टेंशन चाहिए, ना नॉर्मल चाहिए, ना फ्रिक्शन चाहिए, ना कुलम्बिक फोर्स चाहिए, ना बायो-सावर्ट लॉ चाहिए। ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है जिसका किसी दूसरे से कोई लेना देना, ये इसकी खासियत है। पढ़ा, सारे सवाल सॉल्व, किसी का इंटर कनेक्शन नहीं है। ये इसकी खूबसूरती है कि भाई आप आराम से तैयार कर सकते हैं। बढ़े क्या आगे? चलो तो एक बार वापस 3 पॉइंट पे समराइज करेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? अरे बोल जाओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे। और मेरे बच्चों, जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? हैवी, ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। बता, 4 हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या कम है? एज कंपेयर टू 2H1 3H1, देख ऊपर आ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी। यूरेनियम टूट कर जो प्रोडक्ट बनाएगा वो यहां कहीं आएंगे, उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी से। तो चाहे फिशन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, दोनों में स्टेबिलिटी बढ़ती है। यस और नो? ठीक है भाई, एक नीचे लिखो, नॉलेज बूस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से अपने 3 सवाल सॉल्व होंगे। भाई ये स्लाइड बहुत प्रश्नों को सॉल्व करेगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कल की क्लास भी इसी से शुरू करूंगा वापस, क्योंकि मुझे पता है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। नोट कर लीजिए, यहीं से शुरू करूंगा कल की क्लास भी। 2-3 बार इसको सिखाऊंगा,
तब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब काफी सारी बातें आपको आती हैं, पढ़ी हुई हैं, थोड़ा उनको रिलेट करो। जैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा और बातों को सोचो, अगर एनर्जी रिलीज हो गई मतलब सिस्टम ने बाहर फेंक दी, तो खुद के सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। सोचो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में कितनी बार सुनते हैं, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हर बात को रटो मत, थोड़ा उसके कॉन्सिक्वेंस थोड़ा दिमाग में सोचो, थोड़ा जोर डालो, तो क्या चीजें क्लियर होंगी। अच्छा हाँ सर, एनर्जी रिलीज हो रही है, सर आपने कहा इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। प्रकृति में कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस हो रही है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, आपको कोई कैटेलिस्ट, कोई एक्टिवेशन एनर्जी कुछ भी देने की जरूरत, अपने आप हो रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? इसका मतलब जब जब एनर्जी रिलीज होगी, इट मींस प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। भाइयों थोड़ा सा ना, बस मैं चाहता हूं आप रिलेट करो, रिलेट करने से आपको मजा आएगा। अच्छा यार, एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज का मतलब है एक्सो, एब्जॉर्ब होती है तो हम क्या बोलते हैं? एंडो। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब सिस्टम ने एनर्जी को बाहर फेंक दिया, मतलब सिस्टम खुद स्टेबल हो गया। अब छोटे छोटे प्रश्न। पहला, ये एनर्जी आई कहां से? क्योंकि 9th क्लास में तो हमें बताया है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड। इस पूरे चैप्टर का एक ही क्रक्स है, ये एनर्जी कहां से आई? मास डिफेक्ट। मतलब ए और बी का मास जोड़ोगे तो ये है 105 ग्राम, जबकि सी और डी को जोड़ोगे तो 103। यही इस पूरे चैप्टर का आधार है। 2 ग्राम में कमी, 2 ग्राम गायब, एनर्जी में प्रकट। क्योंकि आप सोचो ना, मैं बोल रहा हूं एनर्जी रिलीज हुई, 100 जूल की एनर्जी रिलीज हुई, तो यार बचपन में तो हम पढ़ते थे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, बिल्कुल सच बात है। तो तेरे मन में खुद से क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये एनर्जी कहां से आई? तो तुरंत उत्तर आए, मास में क्या आई? कमी, और वो मास में कमी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब जरा सोच के बताओ, किसका मास ज्यादा? किसका मास ज्यादा? मास ऑफ रिएक्टेंट is greater than mass of product। जो मास में कमी आई, जो मास में कमी आई, वही तो एनर्जी में अपीयर हुई। कोई आपसे पूछे डेल्टा एम बताओ, तो आप बोलोगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई पूछे एनर्जी रिलीज बताओ, तो बताओ डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इसे बोलते हैं क्यू वैल्यू। बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोलते। जब भी रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोला जाता है? क्यू वैल्यू। क्यू का मतलब होता है क्वालिटी। क्यू वैल्यू से मेजर किया जाता है कि उस रिएक्शन की क्वालिटी क्या है। तो किताबों में क्यू लिखा रहता है, क्यू का फुल फॉर्म है क्वालिटी। और जो एनर्जी रिलीज होगी उसे किससे मेजर किया जाता है? क्यू वैल्यू से।
तो मैंने यहां पॉइंट लिख दिया है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे क्यू वैल्यू कहा जाता है। प्लीज इस स्लाइड को समझो, कल वापस यही बताऊंगा, ये दिमाग में बैठाओ कि मास में कमी आई और वो एनर्जी में प्रकट हो गई। यही है इस चैप्टर का सबसे हीरो यही है कॉन्सेप्ट। बोलो क्लियर है? एक पॉइंट और है जो बड़ा शानदार है। तो क्यू वैल्यू का एक तरीका तो था मास डिफेक्ट निकालो और सी स्क्वायर, एक दूसरा तरीका और है। अगर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी हो तो क्यू वैल्यू का होता है फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। भाई साहब ये थोड़ा समझने का है, पहले आप लिखो फिर मैं समझाता हूं, और बड़ा सिस्टमेटिक समझ में आएगा। बताते हैं, कल नहीं परसों आएगा। कोई फिशन फ्यूजन का एक सवाल है, वो परसों आएगा। अब क्यू वैल्यू, अब पहला प्रश्न होता है आशीष सर ये क्यू वैल्यू और बाइंडिंग एनर्जी में क्या अंतर है? हम तो यहीं फंस गए। सुनते हैं, एक कॉमन डाउट है, साधारणतः सभी बच्चों को आता है, तो क्लियर करते जाऊंगा अभी सारी बातें आपको कि सर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, क्यू वैल्यू क्या है, दोनों ही एक जैसी हैं क्या? अभी सारे डाउट क्लियर करता हूं। मैंने क्या लिखा है क्यू वैल्यू निकालने का तरीका, प्रोडक्ट माइनस, ऐसा क्यों? मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो आप दिमाग में सोच पाओ, कोशिश करो कि मैं बताता हूं। एनर्जी रिलीज, दिमाग कहेगा अच्छा एनर्जी रिलीज एक्सो, एनर्जी रिलीज हो रही मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्टेबल है, बताओ तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? अगर प्रोडक्ट स्टेबल है मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। सर ऊपर से जा रहा है सर, मस्त, चल ग्राफ से देख, कहीं ना कहीं तो चीजें दिखेंगी, देखना अच्छे से, 2-3 बार कोशिश कर। 2H1 और 3H1 मिले, क्या बनाया? हीलियम। जल्दी से बताओ रिएक्टेंट कौन? ये रिएक्टेंट, और ये रिएक्शन ऐसे 2H1 प्लस 3H1 या 1H1 जो भी, प्रोडक्ट कौन है? 4He2। ईमानदारी से बताओ 4He2 की एनर्जी इनसे ज्यादा है या कम है? देख लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? स्टेबल। सर एक बार और बताओ, और देख, हर तरफ से आंसर आएगा भाई। ये 235 यूरेनियम इधर है, टूटकर इसने ये बनाए प्रोडक्ट, बताओ प्रोडक्ट इससे ऊपर है या नीचे है? इसका मतलब प्रोडक्ट्स आर स्टेबल या लेस स्टेबल? प्रोडक्ट्स आर स्टेबल मतलब उनकी एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा या कम? मैं भी तो यही कह रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अब सर क्यू वैल्यू और बाइंडिंग एनर्जी में क्या अंतर होता है ये भी बता दो। किसी एक न्यूक्लियाई की बात करते हैं, 12 कार्बन, हीलियम, लिथियम, अकेले की बात कर रहे हैं, अकेले की, तो क्या डिफाइंड होती है? बाइंडिंग एनर्जी अकेले की। और किसी रिएक्शन की बात करते हैं,
तो उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? क्यू वैल्यू। आइए फिर सुने, एक अकेले हीलियम, लिथियम, कार्बन, फेरस, इनके लिए क्या परिभाषित होती है? बट फॉर अ रिएक्शन क्यू वैल्यू। यस और नो? दोनों के पीछे एक ही बात है, जो हीरो है, मास में कमी आना, एनर्जी में प्रकट होना, यही इस पूरे चैप्टर का आधार है। यस और नो? सोच के बताइए, अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो बाइनरी एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा या कम? ये देख लीजिए, इसलिए बाइनरी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइनरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्वेश्चन लिखिए पहला। आपको पता है क्या, हमारे अगली क्लास नहीं, अनुराग सर छुट्टी पर हैं क्या? आपके बैच का नहीं, पूरे बिल्डिंग में 58 बैच चलते हैं, सभी का याद है कौन सा टीचर छुट्टी पर है, किस में कितनी क्लासें चल रही हैं, इसलिए चौथी इस क्लास को एक्सटेंड किया गया है। आइए फिर से वापस समझाएं। आप क्लास छोड़ क्यों नहीं रहे हो? क्लास एक्सटेंड, तो क्या आपको पता है कि अनुराग गर्ग सर छुट्टी पर हैं? हाँ, आपके बैच का ही नहीं, पूरे कैंपस में जितने बैच चल रहे हैं उसमें हर टीचर का पता है कि भैया कौन से क्लास में कितनी क्लास है, इसलिए वो टीचर अपने आप उस क्लास को क्या कर देते हैं? एक्सटेंड। तो अपन 15 मिनट और पढ़ेंगे बस। सही बात है? 15 मिनट पढ़ने के बाद भी हम जल्दी छूट जाएंगे, और क्या, रेगुलर आप 8:35 में छूटते हो, उससे तो अपन पहले ही छूट जाएंगे। एक बार और समझाऊं क्या? बहुत बढ़िया, चलो लिखें, बस बस जल्दी लिखेंगे। पहला प्रश्न, हाँ हाँ, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation calculate the Q value of the reaction, calculate the Q value of the reaction। बहुत ध्यान से करना, बहुत फेमस सवाल है। हाँ, वापस बोलना, किसी रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही क्या कहा जाता है? क्यू वैल्यू। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी की बात होती है उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू वैल्यू। भाई बहुत आसान सवाल हैं और बहुत तसल्ली से किए जा सकते हैं, सिर्फ जोड़ना घटाना है, 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व हो जाता है। आज का होमवर्क लिखें, ईएलपी नंबर 6, ईएलपी नंबर 6, ईएलपी नंबर 6, 1 to 7, 1 to 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद 15, 16, 17, 15, 16 और 17। ठीक है, चलो अब बहुत आसान सवाल, बोनस, मतलब हर बच्चा सही कर सकता है, एक बार सीख लेंगे तैयार हो जाएगा। 3 सवाल कराऊंगा बस आज, उसके बाद छुट्टी है। क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ड्यूटेरियम की कितनी है? 1.1। ड्यूटेरियम होता है 2H1, कितनी है इसकी? 1.1।
इसकी भी 1.1 और इसकी कितनी है 7.0। मुझे Q वैल्यू पूछा है, Q वैल्यू का फॉर्मूला बताओ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, आंखें खोलना, एक गलती होगी, ये बाइंडिंग एनर्जी चाहिए जबकि बाइंडिंग एनर्जी, तो इसके मास नंबर से गुणा करिए, किसके मास नंबर से 1.1 इंटू 2, इसकी बताइए 1.1 इंटू 2, इसकी बताइए 4 इंटू 7। सर क्या किया, ऊपर से गया, देख ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 1.1, ठीक है, इसका मास नंबर बता, 2, मास नंबर रखा 2, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1.1, सीधा उसके मास नंबर से गुणा कर दो, वही किया है, देखो मास नंबर से गुणा, मास नंबर से गुणा, मास नंबर से गुणा, बता प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की बता 4 इंटू 7, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की बता 1.1 इंटू 2 प्लस 1.1 इंटू 2, सॉल्व, काउंट कर लेना, नीट में 6 बार प्रश्न आया है ये, वैल्यू बदल बदल के 6 बार, ऑल इंडिया लेवल पर, नीट में, जेई मेन में, एम्स में, वैल्यू बदलेगी, रिएक्शंस बदलेंगी, पर तरीका यही है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कोई बताएगा ये गुणा क्यों किया, गुणा, क्योंकि अपन को बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, दे क्या रखी थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कितना आंसर 23.6। दो मिनट रुक जाओ, तसल्ली से देख लो, इस फॉर्मूले को बॉक्स में डालो, क्योंकि देख सवाल में करना कुछ भी नहीं है, ना कोई इंटीग्रेशन, तो ये सोचना खुश हो, ना कोई फ्री बॉडी डायग्राम, फंसे पड़े हैं, बन ही नहीं रहा फ्री बॉडी डायग्राम, ना कोई बायोसवर्ट लॉ, ना कोई डायरेक्शन, कुछ भी नहीं, जोड़ बाकी किया, आंसर दिलवाएगा तो ये भी 4 नंबर। तो ये तो इतने बोनस सवाल हैं कि एकदम से सटीक आने चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगला लिख, दूसरा लिखिए, बहुत छोटा सवाल पर अच्छा सवाल। भाई कुछ नहीं करना, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, बायोसवर्ट लॉ नहीं, कुछ नहीं लगाना,
सिर्फ जोड़ बाकी कर और 4 नंबर। बिल्कुल भाई सही कह रहा है। भैया कह रहे हैं कि सर कल भी एआरजी सर नहीं आएंगे, तो कल भी आप तीसरी क्लास को एक्सटेंड कर लीजिएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही। सर कल भी टाइम टेबल में आपकी 3rd क्लास है और हमारी टोटल ही 3 क्लास हैं, तो कल भी आप 3rd क्लास को आधा घंटा एक्सटेंड कर लीजिएगा। सही। देखो आज पहली बार कह रहा है इसलिए बात मान रहा हूँ, रोज रोज नहीं मानूंगा। अपने बच्चे हैं तो मना भी नहीं कर सकता, है ना। बाकी मेरा मन नहीं था पढ़ाने का, पर कोई बात नहीं। अब सुने, पहली बात तो खुश हो जाओ। क्यों सर खुश क्यों हो रहे हो? भाई ने सीधी बाइंडिंग एनर्जी दे दी। थोड़ी बातों को समझो। पिछले सवाल में उसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी थी, तुम्हें गुणा करना पड़ा। इस सवाल में उसने सीधा बाइंडिंग एनर्जी दे दी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा लिखना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। चिल्लाइए, प्रोडक्ट में कौन? प्रोडक्ट में कौन? प्रोडक्ट में कौन? ए की एनर्जी ये। रिएक्टेंट में कौन? बी, पर बी नहीं 3b। एक की ईबी तो 3 की 3a। दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट। ब्रैकेट डालिए, 2 महीने बाद पढ़ो तो समझ में आए। प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्यू। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ घटाइए जोड़िए, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 3rd। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बढ़ूं क्या? चलो, लास्ट। ले चलो, शांत हो जाओ, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। बातचीत नहीं। आज होमवर्क जरूर कर लेना, क्योंकि आज का जितना पढ़ाया उस पर पूरा बेस होमवर्क दे दिया है, इसलिए होमवर्क जरूर कर लें। और 12-15 सवाल हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स आसान है, आराम से आप तैयार कर सकते हैं। वापस बोलता हूं, रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही क्यू वैल्यू कहा जाता है। तो क्यू वैल्यू कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही क्यू वैल्यू कहा जाता है। अब इस सवाल की खास बात क्या है? 1H1 का डेटा ही नहीं है, ये सवाल की खास बात है। वन H1 का डेटा ही नहीं है।
चलो, अब यही सवाल की खास बात है, तो आपको नोट लगा के लिखना है 1H1 की बाइंडिंग एनर्जी 0 होती है। कारण क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। 1H1 में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। तो अगर इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके घर में केवल एक ही प्रोटॉन है। तो जरा सोचिए, बाइंडिंग एनर्जी क्यों आती थी? क्योंकि मास में कमी आती थी। उनके इंटरेक्शन के कारण इसके न्यूक्लियस में कोई सदस्य है ही नहीं जिससे क्या करे, इंटरैक्ट। इसके घर में केवल एक ही प्रोटॉन है। इसलिए आपको याद रखना है 1H1 के लिए बाइंडिंग एनर्जी 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए आपने ग्राफ में देखा होगा, मैंने 1H1 दिखाया ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, हर बात का लॉजिक है कि ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए, जब काफी लोग मिलते हैं तब न्यूक्लियस बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन के केस में आदमी ही घर में कितने हैं? एक ही प्रोटॉन है, इसलिए कोई इंटरेक्शन नहीं है। चलिए, हाँ जी, क्या आंसर देंगे? करें सॉल्व? बताओ। सबसे पहले ऐसा लिखा करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लिथियम की बताओ। लिथियम की 5.60, हाइड्रोजन की है ही नहीं। हीलियम की 7.06, 2 हीलियम है। मैं फिर बता रहा हूं, बार बार आपसे गलती होगी बच्चे। ये क्या है? बाइनर्जी। हमें क्या चाहिए? बाइनर्जी। बताओ किससे गुणा करेंगे? मास नंबर। आज घर जाके जरूर पढ़िए, फिर मास नंबर से गुणा, फिर मास नंबर से गुणा। इतना आसान चैप्टर है, केवल जोड़ना और घटाना है। अब बताइए क्यू वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में बताइए कौन कौन है? 4 इंटू 7.06, 4 इंटू 7.06 माइनस रिएक्टेंट 7 इंटू 5.6। सिर्फ जोड़ना घटाना है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बायोसावर्ट लॉ कुछ नहीं, केवल जोड़ो घटाओ आंसर। और 6 बार पेपर में आया हुआ है, तो यार ये तो तैयार कर लेना चाहिए, आसान भी है। कितना आ रहा है? 17.28। बोलिए, क्लियर है क्या? पन्ने पलट लो। आज न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिक लेक्चर था, इसी पर अब पूरा चैप्टर बनेगा आगे। होमवर्क दे दिया है, अच्छे से करिए, होमवर्क ही बचाएगा, वो जरूरी है। कल भी इसी समय छोड़ूंगा।